हर अच्छे बुरे कर्मों का स्वाद तो इस धरती पर हर इंसान को चखने ही पड़ते हैं। ये बात अलग है कि किसी को यह बहुत जल्दी फल प्राप्ति हो जाती है, जबकि दूसरों को थोड़ी देर में। लेकिन जिसने जैसा वृक्ष बोया उसका फल वैसा ही मिलता है। यह बात पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग सुनते आ रहे हैं और आगे जब तक सृष्टि रहेगी तब तक यह कर्म अनवरत जारी रह सकता है। बुराई के वृक्ष में यदि भलाई के फल लगाए तो देखने वालों को भी अचंभव ही होता है। मास्टर तेजपाल सिंह को भी अपने लगाए हुए बुराई के वृक्षों पर जब मीठे फल नजर आए तो उनका साहस दिन प्रतिदिन दो गुना होता जा रहा था। इसी का नतीजा कि समाज के लोग अपनी जिन बुराइयों को छिपाते हैं उन्हें वे अपने यार दोस्तों की महफिल में कहने में अपनी शान समझते थे। मास्टर तेजपाल को स्कूल में मास्टरी करते हुए 15 वर्ष से भी अधिक समय हो गया था। इस नौकरी में उन्होंने अपने पद की गरिमा का कभी ध्यान नहीं रखा। उन्हें कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि मैं समाज को शिक्षित करने वाला शिक्षक हूँ। उन्हें जीवन में सुधरने के कई अवसर मिले, लेकिन उन्होंने तो बचपन से ही सुधरने जैसे शब्द को अपने घर की खूंटी पर टांग कर उल्टा लटकाया हुआ था। यौवनावस्था में जब इंसान का चित्त भोग विलास के लिए व्याकुल रहता है, तब भी तेजपाल को कभी इस तरह की व्याकुलता महसूस नहीं हुई। उन्होंने चोरी छिपे वह सब काम किए जो उन्हें उस दौर में नहीं करने चाहिए थे। गली मोहल्ले और अपने गांव व आस पड़ोस के गांव की लड़कियां, औरतों और यहाँ तक कि अपनी माँ समान बुजुर्ग महिलाओं तक के साथ भी उसका उठना बैठना था। यह उठना बैठना क्यों था, उसके बारे में वे खुद अपने मुंह से यार दोस्तों में ऐसा ढिंढोरा पिटवाते थे जैसे उन्होंने संसार का सबसे बड़ा काम किया हो। यहाँ तक कि अपने गुरुजनों की जवान लड़कियों से भी वह नैन लड़ाने के आरोप में कई बार अपने पिछवाड़े पर लात पड़वा चुका था। लेकिन तेजपाल की आदत में रत्ती भर भी सुधार नहीं आया। छोटे भाई हरजीत की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद माता पिता गमगीन थे, लेकिन तेजपाल वह तो अब भी माँ बाप की आंखों के सामने ही ऐसी हरकतें कर देता था कि आखिरकार एक दिन तेजपाल के पिता चौधरी हरवंश ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। ऐसे कुकर्मी बेटे को देखकर चौधरी हरवंश हमेशा अपनी पत्नी गोमती को कहता कि हरजीत के बदले यह निर्लज मर जाता तो मुझे इसका कोई मलाल नहीं होता। भगवान ने हमसे हमारा अच्छा भला बेटा तो छीन लिया और इस दुष्ट को हमारी छाती पर मुंह उधलने के लिए जिंदा छोड़ दिया। 3 वर्ष तक तेजपाल घर से दूर न जाने कहां कहां मुंह मारता रहा। तभी उसकी किस्मत ने जोर मारा और एक दिन गोमती ने रोते रोते पति से घर के आखिरी वारिस को वापस बुलाने की जिद में पति के आगे अनशन कर दिया। पति ने गोमती को खूब समझाया, लेकिन उसने पति से एक ही बात कही कि अब मेरा अनशन तभी टूटेगा जब तुम तेजपाल का पता लगाकर उसे वापस अपने गांव बुलवा लोगे। वह पति को ताने मारकर कहती, क्या करना है इतनी लंबी चौड़ी जमींदारी का, जब इसका आगे पीछे कोई वारिस ही नहीं है। ये 20 एकड़ जमीन क्या छाती में बांध कर ले जाओगे? बेटियों को भी दान करोगे तो लोग यही कहेंगे कि बेटा होते हुए भी हरिवंश की नाट हो गई। और तुम क्या समझ रहे हो, जिसे तुमने घर से निकाल रखा है, क्या वह हमारे मरने के बाद बेटियों और जमाइयों को यहाँ चैन से जीने देगा? देख लेना, आपकी इस जिद से इस घर में आगे भी हमेशा मारकाट ही मची रहेगी। चौधरी ने कुछ दिन तक बुढ़िया की बातों को अनसुना सा कर दिया, लेकिन जब गोमती ने जल भी त्यागने का प्रण कर लिया तो आखिरकार चौधरी को पत्नी के आगे झुकना पड़ा। उसने उसी दिन थाने में जाकर बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और आधा दर्जन से भी अधिक अखबारों में यह सूचना उसकी तस्वीर के साथ छपवाई कि बेटा तेजपाल, तुम जहाँ कहीं भी हो, जिस हाल में भी हो, तुरंत घर लौट आओ। तुम्हारी माताजी तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है और उन्होंने अंजल का त्याग कर दिया है। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तेजपाल घर से ज्यादा दूर नहीं गया था। वह मुजफ्फरनगर की किसी चीनी मिल में अपनी असली पहचान छिपाकर संजय के नाम से किसी बिजली ठेकेदार के पास हेल्परी कर रहा था। उसने वहां पर सब लोगों को बताया था
कि वह बिजनौर का रहने वाला है और ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, जबकि वह मूलतः ठाकुर द्वारा के नजदीक किशनपुर का रहने वाला था। वह जो भी कुछ कमाता था उसे शराब, कबाब और शबाब में उड़ा देता था। उसकी इस मस्त मौला आदतों से उसके यार दोस्त उसे बहुत पसंद करते थे। आज का अखबार में तेजपाल की तस्वीर देखकर चीनी मिल के कई कर्मचारियों पर उस पर शक हुआ। लोग उसके पास अखबार उठाकर लाते तो उसे यह देखकर थोड़ी सी चिंता होती कि कहीं इन लोगों ने मेरे बारे में पुलिस को इत्तला दे दी तो पुलिस वाले मेरे और भी राज उगलवाएंगे। कुछ देर सोचकर आखिरकार उसने ठेकेदार से कह दिया कि अखबार में उसका ही फोटो है। मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था। आप मेरे लिए कुछ पैसों का इंतजाम कर दो तो मैं गांव जाकर अपनी माँ से मिलकर आ जाऊंगा। ठेकेदार ने पहले तो तेजपाल को अपनी असली पहचान छिपाने के लिए अच्छी तरह लताड़ा। इसके बाद जब उसे पता चला कि वह 20 एकड़ का जमींदार है, तो ठेकेदार ने चुपचाप उसकी दाढ़ी देकर वहां से विदा कर दिया। इस तरह अगले ही दिन सुबह सुबह तेजपाल अपने गांव किशनपुर पहुंच गया। बेटे को इतनी जल्दी अपने नजदीक देखकर माता पिता खुश हो गए। गांव पहुंचकर तेजपाल ने सबसे पहले मरनासन मां का अनशन तुड़वाया। इसके बाद उसने पिता को कहकर मां को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अस्पताल में सप्ताह भर मां की बड़ी अच्छी सेवा करके जब वह उन्हें गांव लाने लगा तो गोमती को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही तेजपाल है जिसे 3 साल पहले उसके पिता ने घर से निकाल दिया था। बुढ़िया ने सोचा शायद अब उसका बेटा सुधर चुका है, इसीलिए अब वह उसकी शादी और घर में बहू के सपने देखने लगी। घर पहुंचते ही उसने पति से इस बारे में बातचीत की तो हरवंश ने गोमती को समझाते हुए कहा, इसकी शादी के बारे में तू इतनी जल्दबाजी मत कर। मुझे भी इस बात की चिंता है, लेकिन पहले जरा इसके व्यवहार को 2-4 माह परख लेते हैं। कहीं बाद में पता चला कि पिछले 3 वर्ष में इसने अपना कुनबा कहीं और घर बसा रखा है। गोमती ने पति की बात सुनी तो उसने बेटे के बारे में इस तरह की बातें सुनकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पति से कहा, तुम्हें तो हमेशा अपने बच्चों में खुद ही बुराई नजर आती है। यदि इसके बाल बच्चे होते तो अब तक यह अवश्य उनका जिक्र हमसे कर देता। तुम तो जानते ही हो कि हरजीत के अकस्मात जाने के बाद इस घर में बहुत सोनापन है। इसकी शादी हो जाएगी तो घर में एक नया सदस्य बढ़ने से हम लोगों का गम भी कुछ कम हो जाएगा। इसकी हालत देखकर भी आपकी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि इसे सही रास्ते में लाने के लिए उसके पैरों में गृहस्थी की बेड़ियां डालनी जरूरी है। तुम्हारी तो कई बड़े नेताओं के साथ भी अच्छी जान पहचान है, कहीं ले देकर इसकी नौकरी क्यों नहीं लगवा देते, तभी तो कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा इसके लिए। चौधरी हरवंश ने पूछा, पहले अपने बेटे से पूछ तो लेती कि पिछले 3 वर्ष में यह कहाँ था और यदि यह कहीं नौकरी कर रहा था तो कितना कुछ कमाया है इसने इसी बीच। कहीं नौकरी चाकरी कर रहा था या किसी की बेगारी ही कर रहा था इतने दिनों से। कल को इसकी शादी कर देंगे तो क्या तब भी ऐसे ही लापता रहेगा यह घर से? बेटा चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, एक माँ की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वह बेटे को सदैव अपना जिगर का टुकड़ा ही समझती है। जिस माँ की आंखों के सामने उसका एक जवान बेटा गुजर गया हो, वह किसी भी हाल में दूसरे बेटे को गंवाना नहीं चाहती। गोमती देवी के साथ भी यही हो रहा था। बेटे के लिए उसके उसके पति द्वारा कही गई कोई भी अप्रिय बातें उसके सीने पर ऐसी चोट कर रही थी जैसे किसी ने उसके कलेजे को बीन दिया हो। उसने पति की बात पर सख्त ऐतराज जताते हुए कहा, शादी के चक्कर में लोग अपने बच्चों के कैसे कैसे ऐब छिपाते हैं और आपको अपने बेटे के अंदर सारे ऐब तो नजर आ रहे हैं। जब इस घर और आपकी इस जमीन जायदाद को उसकी सख्त जरूरत है, माना कि मेरे बेटे में लाख बुराई ही क्यों नहीं है, लेकिन क्या पता शादी होते ही वह सुधर जाए। वह यदि नहीं भी सुधरा तो कल को जब उसके बेटे होंगे तो जरूरी नहीं कि वे भी अपने बाप की तरह व्यभिचारी हो। वह आपका बेटा है तो क्या वह आपकी तरह इज्जत बटोर रहा है? आप मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि हमें इस जमीन जायदाद का क्या करना है जब कोई इसे भोगने वाला ही नहीं है? मेरी बात मानो, यदि सच में आप इसका भला चाहते हो तो 20 एकड़ में से 2-4 एकड़ जमीन बेच बाच कर
इसका कोई कारोबार खुलवाओ। माँ की हमदर्दी को देखते ही तेजपाल का हौसला बढ़ने लगा। अब उसे माँ तो बहुत अच्छी लगने लगी थी, लेकिन पिता को देखकर अब भी आंखें तरेरता रहता था। वह चाहता था कि किसी तरह वह पिता की इस अचल संपत्ति का मालिक बन जाए, तो फिर तो पूरे गांव में उसके टक्कर का कोई रहेगा ही नहीं। आसपास के गांव के चौधरियों में से कोई न कोई तो इतनी जमीन जायदाद देखकर उसे अपनी छोरी का हाथ थमा ही देगा। इसलिए उसने माँ को अपने पक्ष में करने के लिए माँ का आज्ञाकारी बेटा बनने की जैसे सौगंध सिखा ली थी। भले ही चौधरी हरवंश बेटे की इस फितरत को भली भांति समझ रहा था, लेकिन पत्नी की जिद के कारण वह कुछ कह नहीं पा रहा था। गोमती ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन स्वभाव से वह एक चतुर स्त्री थी। उसके स्वभाव में अब भी जमींदारन का रुतबा साफ झलकता था। 3 वर्ष बाद बेटे के गांव लौटने पर वह जिससे भी मिलती बेटे की तारीफ में यही कहती कि अब उसका तेजा बहुत सुधर गया है। अब किसी तरह इसकी शादी हो जाए तो चौधरी से सारी जमीन इसके ही नाम लिखवा दूं। लड़की भले ही गरीब घर की क्यों ना हो, हमें तो बस सुशील और सभ्य बहू चाहिए। पूरे गांव भर में इतनी जमीन जायदाद किसके पास है? जो भी मेरे घर की बहू बनेगी जीवन भर ऐश करेगी। साल भर में लाखों रुपए की ईख बिकती है। धान गेहूं सरसों भी लाख रुपए से कम नहीं बिकता। 20-30 बीघा में पॉपुलर के पेड़ लगे हैं, और उनमें से भी कुछ नहीं तो 2-4 लाख की इनकम तो सालाना आएगी ही। मैं तो बेटे को भी यही कहती हूँ कि नौकरी चाकरी में भी क्या रखा है, तू आराम से अपनी खेती बाड़ी संभाल। नाते रिश्तेदारों में से जिसका भी गोमती के लिए फोन आता, वह सभी से तेजपाल के लिए कोई सुयोग्य वधू खोजने की बात जरूर कहती। इस तरह अब वह इसी उधेड़ बुन में लगी थी कि किसी तरह बेटे का घर बसे और उसे जल्दी से जल्दी पोते का मुंह देखने को मिल जाए। इसी बीच तेजपाल की किस्मत ने जोर मारा और चौधरी हरवंश बड़े किसान होने के नाते गन्ना समिति के अध्यक्ष चुन लिए गए। चौधरी ने अपने पद का सदुपयोग करते हुए सबसे पहले जामपुर शुगर मिल में अपनी जान पहचान के दम पर तेजपाल को गन्ना तोल मुंशी की टेम्परेरी नौकरी पर लगवा दिया। इधर बड़े बेटे की चीनी मिल में नौकरी लगी और उधर छोटे बेटे की सड़क दुर्घटना की क्षतिपूर्ण राशि का 15 लाख रुपए भी हाथ में आ गया। अब तो गोमती को ऐसा लग रहा था कि आज ही कोई सही सा रिश्ता मिल जाए तो वह तुरंत तेजा की शादी कर देगी। इस तरह करीब 5-7 महीने बीत गए। इसे भी जब तक गन्ने की तुलाई का सीजन चला तो तेजा धामपुर चीनी मिल में गन्ना तुलवाई का काम मन लगाकर करता रहा, लेकिन गन्ने का सीजन समाप्त होते ही तेजा घर वापस आ गया। ऐसे में गोमती ने पति को समझाते हुए कहा, आपने उसको इतनी जल्दी घर बुलवा लिया, चीनी मिल वालों को कह देते कि इसे कोई अन्य काम में लगाओ। भले ही तनख्वाह ना मिले, लेकिन लोगों की नज़र में ऐसा लगना चाहिए कि बेटा नौकरी पर है और अपने पैरों पर खड़ा है। भले ही इसके रहने खाने का इंतजाम भी हमें ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन जब तक कहीं इसके रिश्ते की बात पक्की नहीं हो जाती है, इसे बिल्कुल भी घर मत बुलाओ। गोमती की बात को काटने की सामर्थ्य चौधरी में नहीं थी, इसलिए 2-4 दिन बाद ही उसने बेटे को दोबारा जामपुर के लिए रवाना कर दिया। तेजपाल के गांव लौटने के बाद उसके यार दोस्तों का घर में आना जाना शुरू हो गया था। तेजपाल ने कई बार उनको समझाया कि अब वे बेवजह उसके घर ना आया करे। यदि कोई जरूरी काम हो तो उनमें से कोई भी मेरे घर के बाहर ही बाहर आकर 3 बार राम नाम का जाप करते हुए अपना रास्ता नाप लिया करो। मैं तुम्हारी बात समझ जाया करूंगा और सीधे चौपाल में तुम लोगों से मुलाकात कर लूंगा। तुम तो जानते ही हो कि मेरी माँ को मेरे ऊपर कड़ी नजर रहती है, फिर भी तुम मुझे जूते पड़वाने के काम कर देते हो। दोस्तों ने हंसते हुए कहा, क्यों बे हरवंश के सपूत, क्या तेरी शादी वादी का इरादा तो नहीं है? लड़की लोग तभी इस तरह की बातें करते हैं। तेजपाल दोस्तों को इस बात को अनसुना करते हुए अपने कमरे में चले आया। अगले दिन उसने दोस्तों की इस बात की भनक भी नहीं लगने दी कि चुपचाप धामपुर लौट गया। वह नहीं चाहता था कि घर की संपत्ति से उसके माता पिता उसे बेदखल कर दे। वह जानता था कि इस अकूत संपत्ति का वह अब इकलौता वारिस है, इसलिए जब तक पिता उसे संपत्ति का वारिस नहीं मान लेते, माता पिता के सामने वह बहुत भला बनना चाहता था।
धामपुर पहुंचने के बाद उसने चीनी मिल के मैनेजर, चीफ इंजीनियर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मेलजोल बढ़ाना शुरू किया। आजकल के समाज में ऐसे ही लोगों का बोलबाला था। शरीफ इंसानों से लोग दोस्ती करने से कतराते हैं, लेकिन इस तरह के व्यक्ति तो हर तरह के कार्य को करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए उनकी अन्य लोगों से दोस्ती भी बहुत जल्दी हो जाती है। तेजपाल की इस काबिलियत को देखकर कई दुराचारी और पथभ्रष्ट लोगों से वहां उसकी साठगांठ हो गई। इनमें से एक कर्मचारी, जिसका नाम श्यामलाल था, के किसी दूर के रिश्तेदार का मेरठ में प्राइवेट बीएड कॉलेज था, जो 30-35 हजार रुपये में कॉलेज में गए बगैर भी बीएड का कोर्स करवा देते थे। वहाँ एक बार एडमिशन लेने, दूसरी बार परीक्षा देने और तीसरी बार अपनी डिग्री लेने ही जाना पड़ता था। तेजपाल ने बीए पास कर ही रखा था। जैसे ही श्यामलाल ने उसे यह बात बताई, तो वह घर बैठे ही बीएड करने की सोचने लगा। साल बचाने के चक्कर में वह 2 महीने बाद तुरंत घर गया और माता पिता को अपने मंतव्य की जानकारी दी, तो उन्हें भी लगा कि यदि यह कहीं बीएड कर लेगा तो कहीं ना कहीं ले देकर इसकी मास्टरी की नौकरी पर तो लगवा ही देंगे। सरकारी ना सही किसी अर्ध सरकारी या प्राइवेट स्कूल में तो इसका जुगाड़ फिट बैठ ही जाएगा। लोगों के सामने भी कहने को तो होगा कि बेटे ने बीएड कर रखा है। सरकारी पदों की भर्ती खुलवाते ही मास्टरी में लगवा ही देंगे। इससे और कुछ नहीं तो किसी पढ़े लिखे घर की लड़की से इसका रिश्ता अवश्य हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने पैसों का इंतजाम करके एक मुश्त पैसे बेटे के हाथ में पकड़ा दिए। पैसे लेकर तेजपाल तुरंत मेरठ के बीएड कॉलेज में प्रवेश लेने पहुंचा। सतयुग में भले ही बुरी लत हमेशा नुकसानदायक बताई जाती है, लेकिन जब से कलयुग के लिए संसारिक दुनिया के द्वार खुले, यह बात धर्म ग्रंथों तक या ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशनल स्पीच तक ही सिमट कर रह गई। तेजपाल सिंह जैसे लोग जिसके जीते जागते उदाहरण है, यदि उसने सच्चरित्र लोगों से दोस्ती की होती तो अपने जीवन को सुधारने के लिए उसे पहले अपनी आदतों को सुधारना पड़ता, नियमित रूप से कॉलेज जाना पड़ता और वहाँ किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ाई भी करनी पड़ती। विशेषकर जिस पेशे में प्रवेश के लिए वह आगे कदम बढ़ा रहा था, वहाँ तो अपने विषय का ज्ञान जरूरी था। लेकिन वह श्यामलाल जैसे लोगों के साथ उसकी दोस्ती का ही परिणाम था कि अब वह धामपुर की चीनी मिल में बैठकर अपना बीएड पूरा करने के ख्वाब देख रहा था। वे श्यामलाल के साथ उसकी दोस्ती का ही असर था कि जिस काम के लिए अन्य छात्रों ने से नगद 35 हजार लिए जा रहे थे, वह काम श्यामलाल का नाम लेते ही 30 हजार में हो गया। इस तरह जो 5 हजार रुपये बचे थे, उससे तेजपाल ने श्यामलाल और अपने चीनी मिल के यार दोस्तों को शराब और कबाब की जोरदार दावत दी। यह दावत इतनी जबरदस्त थी कि इसके बाद तो तेजपाल, मुंशी और अधिकारियों के बीच बची कुची दूरियां भी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अब चीनी मिल में गन्ना तुलवाई की पर्ची भले ही कोई भी काटे, लेकिन चढ़ावे की हिस्से में मुंशी तेजपाल का हिस्सा पक्का हो गया था। इस तरह चीनी मिल में करीब 1 वर्ष तक कब गुजर गया, तेजपाल को इसका पता भी नहीं चला। उसकी छमाई मुंशीगिरी अब 12 मासी हो गई थी। आखिर 1 वर्ष बाद जब बेटा बीएड की डिग्री हाथ में लेकर गांव पहुंचा, तो गोमती का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। बेटे की इस उपलब्धि पर उसने पति से कहा, कल गांव वालों के लिए एक प्रीति भोज आयोजन करवा देते तो कम से कम इसी बहाने गांव भर में यह बात सबको पता तो चल जाती कि अपने तेजपाल के पास भी अब बीएड की डिग्री है। इस तरह के काम करने से लोगों की नज़र में बच्चों के लिए अच्छे रिश्तों की भरमार लग जाती है। वैसे तो तेजा के हाथ में नौकरी है ही, बस अब उसकी शादी हो जाए तो सच में मैं गंगा नहाकर आ जाऊंगी। इसके अलावा हमें और किसी बात की चिंता नहीं है। अब तो वह काफी सुधर भी गया है। छोटे बेटे की अकस्मात मृत्यु के बाद चौधरी साहब खुद को ढलता सूरज समझने लगे थे। सूर्यास्त के सूरज को तो लोग छठ के दिन ही अर्घ्य चढ़ाते हैं। यह बात सोचकर चौधरी ने पत्नी की शिक्षा पर अपनी मुहर लगा दी। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। 1-2 लाख खर्च करके यदि बेटे का घर बस जाए तो इसमें भी मुझे कोई मलाल नहीं होगा। इस बात को मन में बैठाकर गोमती ने रविवार के दिन गांव वालों के लिए भोज की व्यवस्था करने का संकल्प लिया। चौधरी हरवंश और तेजपाल ने भोज के लिए गांव के करीब 1 हजार लोगों की गिनती की
और 200 के करीब रिश्तेदारों को जोड़कर हलवाई को कुल 1200 आदमियों का भोजन तैयार करने का ऑर्डर दे दिया। रविवार के दिन सुबह सुबह हलवाई अपने बारदाने के साथ चौधरी हरवंश की हवेली में पहुंच गया। घर के लंबे चौड़े अहाते में एक ओर जहां हलवाई की भट्टी सज रही थी, तो वहीं दूसरी ओर टेंट वाला मेहमानों के बैठने के लिए टेंट लगाकर वहां कुर्सियों का बंदोबस्त करने में जुटा था। धीरे धीरे चौधरी साहब के घर पर मेहमान लोग पहुंचने लगे, तो चौधराइन अपने पति के साथ मेहमानों की आवभगत में लग गई। लोग तेजपाल की इस उपलब्धि के लिए चौधरी दंपति को बधाइयां दे रहे थे। जो लोग इस बारे में कोई खास बातचीत नहीं कर रहे थे, उन्हें भी गोमती यह बात अपने मुंह से ही बता देती कि उनके बेटे ने बीएड की डिग्री हासिल कर ली है और इसी खुशी में यह प्रीत भोज आयोजित किया गया है। इस तरह मेहमानों में इस बात की भी चर्चा थी कि लगता है अब तो चौधरी हरवंश का लड़का सुधर गया है। चाय पानी के बाद ठीक 1 बजे दिन का भोजन शुरू हुआ और करीब 3 बजे यह कार्यक्रम चलता रहा। भोजन वास्तव में लजीज था, इसीलिए गांव के लोग घर लौटते वक्त गोमती और हरवंश को आज के स्वादिष्ट भोजन के लिए धन्यवाद कहते और इसके बाद वे गमछे पर हाथ पोंछते हुए अपने अपने घर की ओर लौट जाते। मेहमानों में से भी कुछ खास खास मेहमान ही वहां रुके थे। बाकी लोग अपनी अपनी व्यस्तता बताते हुए भोजन करते ही घरों को निकल गए। सभी लोगों को भोजन करने के बाद हरवंश ने हलवाई से पूछा, अरे वो धर्मपाल, अब तो हम लोगों के लिए बची भोजन लगवा दे। हम भी तो देखे कि तेरे हाथ का भोजन की तारीफ मेहमान लोग यूं ही कर रहे थे। यह वास्तव में तन्ने भोजन इतना स्वादिष्ट बनाया हुआ है। हलवाई ने अपने 2 कारीगरों से चौधरी दंपति के लिए भोजन लगाने का हुक्म दिया, तो उसने तीनों के लिए एक मेज में खाना लगा दिया। अभी तीनों भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि उसी समय चौधरी हरवंश की बूढ़ी ताई लाठी फटकारते हुए उसके अहाते के अंदर चली आई। बुढ़िया की गोमती के साथ काफी समय से बोलचाल बंद थी, लेकिन हरवंश ताई का आज भी वैसा ही सम्मान करता था जैसे ताऊ सतपाल के जिंदा रहने पर करता था। बूढ़ी ताई को इस तरह अपने अहाते में घुसते देखकर हरवंश को उस पर तरस आ गया। उसने गोमती से कहा, चौधराइन, वो देख, लगता है तूने ताई को प्रीत भोज का निमंत्रण नहीं दिया। ले, अब तेरी सास बगैर बुलाए ही तेरा हालचाल पूछने यहाँ चली आई है। इतना कहकर बूढ़ा हंसने लगा। बूढ़ी ताई को देखकर चौधरी ने बेटे से कहा, तेजा बेटा, जरा जाकर ताई का हाथ पकड़कर उसे भी धरी ले आ, वह भी हमारे साथ ही बैठकर खाना खा लेगी। ताई को वहां देखकर तेजपाल के होश फाख्ता हो गए, कहीं प्रीत भोज का मजा किरकिरा ना हो जाए। इसीलिए उसने माँ से कहा, माँ, अब आप ही ताई को समझा लेना। इनका तो एक ही काम है कि हमारे बनते काम में किसी भी तरह अपनी बूढ़ी टांग को अड़ाना। देखना, यह जरूर मेरी कुछ न कुछ शिकायत लेकर ही आई होगी। चौधरी ने बेटे की बात सुनी तो वे समझ गया कि इसका मतलब जरूर दाल में कुछ काला है। गोमती ने बेटे से ताई के वहां पहुंचने के बारे में उसके विचार सुने तो उसने पति से कहा, मेरा तेजपाल सही कह रहा है, इस बुढ़िया को हमारा सुख फूटी आंख भी नहीं सुहाता है। यह तो हमेशा हमारी दुखती रग को चीरकर उस पर नमक छिड़कने के मौके तलाशती है। इसे ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। आपको इसे खाना खिलाना हो तो खुद भी दूसरी टेबल पर उसके साथ ही बैठ जाओ। सारा काम निपटने पर चली आई मूड खराब करने। बूढ़े ने सोचा कहीं ताई इन दोनों की बात सुनकर बुरा ना मान जाए, इसलिए वह अपनी जगह से उठकर ताई के पास चला गया। ताई का हाथ पकड़कर उसने पूछा, ताई तू इधर क्यों चली आई? कहीं ठोकर खाकर गिर गई तो बुढ़ापा भी खराब हो जाएगा। मैं तेरे लिए घर पर ही खाना लेकर आ रहा था। राजमती ने अपना बायां हाथ पीठ पर रखा और दाहिने हाथ से अपनी छड़ी पकड़कर उस पर अपनी बूढ़ी हड्डी को टिकाते हुए कहा, तो तू क्या सोच रहा है हरवंश? क्या मैं ये झूठन खाने यहाँ आई हूँ? तेरी बहू ने पूरे गांव को खाने का निमंत्रण दिया और मुझे एक बार भी नहीं बताया कि आखिर इस घर में इतना बड़ा प्रीत भोज क्यों दिया जा रहा है। मैं तो सोच रही थी कि शायद तूने मेरे पोते तेजू की शादी कर दी है। वो तो मुझे मूसल की घरवाली से पता चला कि तेजू की नौकरी लग गई है। उसकी खुशी में तुम लोगों ने यह प्रीत भोज दिया है। चलो ठीक है, भले ही तेरी घरवाली ने मुझे यह बात बताना ठीक भी ना समझा, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैंने तो ये भी सुना है कि तुम लोग
इसकी शादी के लिए लड़की भी ढूंढ रहे हो। ताई की बात सुनकर चौधरी हरवंश ने उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। राजमती ने कहा, नहीं नहीं, यहाँ बैठूंगी तो तेरी घरवाली का दिल दुखेगा। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन। तेरे ताऊ ने मरने से पहले मुझे कहा था कि यदि तुझे लगे कि हरवंश तेजा की शादी तेरे कहने पर कर दे तो तू यह जमीन जायदाद भी इनके नाम पर ही कर देना। मेरी बात मान, मेरे भाई के बेटे के मामा की नातिन मीनू के साथ अपने तेजू की शादी करवा दे तो मैं ये 20 बीघा जमीन उसके नाम कर दूंगी। मेरा तो अब ज्यादा जीने का इरादा नहीं है। 90 में 2 कम की हो चुकी हूँ। 2-4 बरस और जी लूंगी, बाकी तुम्हारी इच्छा है। हाँ, इतना तुझे बता देती हूँ कि मीनू के माता पिता स्कूल के हेडमास्टर है। उसकी बड़ी बहन का पति भी सरकारी नौकरी में है और दोनों भाई भी सरकारी नौकर ही है। इतना कहकर बुढ़िया रिवर्स गियर लगाकर डंडा फटकारते हुए अपने घर की ओर वापस चली गई। बुढ़िया के वापस जाते ही गोमती और तेजपाल ने राहत की सांस ली। चौधरी हरवंश बुढ़िया द्वारा दी गई खुशखबरी सुनाने के लिए तुरंत गोमती के पास आकर बैठ गया, जहां तेजपाल और गोमती भोजन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही हरवंश वहां पहुंचा तो गोमती ने पति से पूछा, क्या कह रही थी बुढ़िया? जरूर वह हमारे काम में कुछ न कुछ मीन मेखे निकाल रही होगी। उनका तो पूरे जीवन भर यही काम रहा है। भले ही अपने वंश में एक चूहा भी पैदा करना ना था, लेकिन फिर भी दूसरों के लिए उनकी 1000 सलाह होती है। चौधरी हरवंश ने मुस्कुराते हुए पत्नी से कहा, अरे ऐसी बात नहीं है, ताई तो बहुत अच्छी खबर लेकर यहाँ आई थी। आज पहली बार ताई हमारे फायदे की बात कह रही थी, लेकिन तुमने ताई को पहले ही नाराज कर दिया। वैसे एक बात कहूँ, तुमने यह बहुत गलत किया। जब तुम पूरे गांव को प्रतिभोज का निमंत्रण देने गई थी, तो ताई को भी निमंत्रण दे आती तो इसमें तुम्हारा कद छोटा ना हो जाता। वह हमारे खानदान में सबसे बुजुर्ग महिला है और हम लोग उनकी बहुत इज्जत भी करते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन तुम्हारा उनके प्रति व्यवहार बहुत खराब होते जा रहा है। उस बेचारी का ना तो कोई आगे है और ना पीछे। ऐसे में यदि उसने कोई बात कह भी दी तो इसमें हम लोगों को सब्र करते हुए उनकी बात को सुन लेना चाहिए। ऐसे लोगों की बातों का जवाब कुछ नहीं होता है। उनको तो अपने दुख को कहने का एक मौका मिलना चाहिए। तेजपाल को पिता की बातों में कोई रुचि महसूस नहीं हो रही थी, इसलिए वह चुपचाप भोजन कर रहा था। गोमती ने पति की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, आज ऐसी क्या बात कह दी आपकी ताई ने जो आप बेवजह उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं? जरा मैं भी तो सुनूं कि आखिर ऐसा क्या मंत्र फूंक गई वह बुढ़िया आपके कान में, जिसके कारण आपको अपनी पत्नी के व्यवहार में ही खोट नजर आने लगा है। चौधरी हरवंश ने पत्नी को ताई की बात बताई तो गोमती ने पति से पूछा, जब सास जी हमारे फायदे की इतनी बढ़िया बात कह रही थी तो आपने उन्हें बिना भोजन किए हुए वापस क्यों जाने दिया? आप भी हमेशा लड़वाने वाले काम ही करते हो। सास जी यदि मेरे से नाराज थी तो मैं उनसे यही पर माफी मांग लेती। हम लोग अपने तेजपाल की शादी के लिए इतने दिनों से परेशान हो रहे हैं और आज ताई जी के पास इसके लिए इतना अच्छा रिश्ता है। मैं अभी उनके लिए खाना पैक करवा कर उनके घर जाती हूँ। यह कहकर वह फटाफट खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद जैसे ही गोमती ने हलवाई को एक खाना पैक करने को कहा तो चौधरी ने पत्नी को टोकते हुए कहा, भूल कर भी यह खाना ताई के पास मत ले जाना। वह तो मुझे उसी समय कह रही थी कि मैं किसी का झूठन नहीं खाती हूँ। उनकी बात भी अपनी जगह ठीक है। जब सब लोगों ने भोजन कर लिया तो उसके बाद उन्हें भोजन के लिए कहना उनकी शान को ठेस पहुंचा गई। उनकी जगह तुम भी होती तो शायद ऐसा ही करती। गोमती, तो इससे आगे का उपाय भी तो बताओ। बात तो हमें उनसे ही करनी पड़ेगी, आखिर वह हमारे तेजपाल के भविष्य की बात है। हरवंश, मेरे विचार से 1-2 दिन बाद हमें चुप रहना चाहिए। हो सकता है कि ताई जी तुम्हारा मन लेने के लिए जानबूझकर ऐसा कर कह रही हो। यदि सच में वे अपने तेजपाल के बारे में ऐसा सोचती होगी तो देखना वह खुद ही कल परसों तक तुम्हारे पास चली आएगी। मैं ताई को अच्छे से जानता हूँ, वह मुंह की खराब है लेकिन उनका दिल बड़ा साफ है। तेजपाल ने जब पिता के मुख से बड़ी दादी की यह बात सुनी तो उसे भी अपनी इस गलती पर बड़ा मलाल हुआ।
वह सोच रहा था कि हम लोग भी कितनी स्वार्थी है, उस बुढ़िया को जो हमारे बारे में इतना सोचती है। हमने उसे अपने परिवार का सदस्य भी नहीं समझा। गलती तो इसमें माँ की है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनकी बोलचाल यदि दादी से बंद भी है तो वह पिताजी या मेरे को ही दादी को बुलाने भेज देती। माँ की एक छोटी सी गलती के कारण इतना अच्छा मौका हाथ से चला गया। यदि माँ ऐसा ना करती तो आज ही उन लोगों को भी यहाँ दावत पर बुला देते। कम से कम उन्हें भी तो यह पता चल जाता कि चौधरी हरवंश के वारिस का भी गांव में अच्छा खासा रुतबा है। अब तो बात बिगड़ ही गई है, लेकिन लगता है मुझे ही आज शाम को दादी के पास जाना पड़ेगा। उनका झगड़ा होगा तो माँ और पिताजी से होगा। मैं तो उनके लिए पोता ही हूँ। यह सोचकर उसका सारा मूड खराब हो गया। चौधरी हरवंश ने हलवाई और टेंट वालों का भुगतान किया और उसके बाद वे लोग अपना अपना सामान रिक्शे और टेम्पो में लाद कर ले गए और चौधरी अहाता एक बार फिर सुनसान हो गया। शाम को सूरज ढलते ही गोमती और तेजपाल को बेचैनी सी हो गई। दोनों चाहते थे कि वे आज अभी बड़ी दादी से मिलकर आ जाए, लेकिन दोनों के ऊपर चौधरी हरवंश की चेतावनी का भय भी था। इसीलिए आखिर में माँ बेटे ने यह निश्चय किया कि आज केवल तेजपाल ही दादी का मन टटोलने के लिए दादी के घर पर उनसे मिलने जाएगा। गोमती ने बेटे को समझाते हुए कहा, तू बुढ़िया से ज्यादा बात मत करना। यदि वह इस रिश्ते के बारे में कुछ कहेगी भी तो तू उनसे यही कहना कि इस बारे में मेरे माँ पिताजी ही बात करेंगे। मैं तो इसलिए आपसे मिलने आया कि आप जब घर तक आ गई थी तो आपने हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाया। हम लोगों ने भी तो तब तक खाना नहीं खाया था। मुझे तो बहुत बुरा लगा जब आप बिना खाना खाए वहां से चली आई। माँ कल शाम को तुम्हारे पास आई भी थी, लेकिन तुम घर पर नहीं मिली थी। वे तुम्हें बिना बताए ही वापस चली गई। आज सुबह ही मेहमानों का आना जाना लग गया था, इसलिए वह भी यह भूल गई होगी। सारी बात समझाकर तेजपाल माँ का यह संदेश लेकर दादी के घर चला आया।